दोस्तों 37 सांसद अगर बागी हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि 291 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं, यानी 51 सांसद, यानी बीजेपी से अलग एनडीए के सहयोगी वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी की बदौलत तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने हुए हैं। अब उन 51 में से 37 सांसद बागी हो जाए तो हालत क्या होगी? जी हां, आप सही सोच रहे हैं, सरकार जाएगी। मैं जिन 37 सांसदों का जिक्र कर रहा हूं, उन 37 सांसदों का एक एक सबूत आपको दिखाऊंगा कि क्या हालत हुई है। वही ऑपरेशन 37 क्यों शुरू हुआ, ऑपरेशन 37। दरअसल हुआ यह है कि पहले से ही 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा, यह आरएसएस ने क्लियर कर दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर मैं ना रहूं प्रधानमंत्री तो कोई बात नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब सरकार ही नहीं रहेगी तो, क्योंकि 37 सांसद बागी हो गए और इस बगावत को थामने के लिए हर तरह का प्रयास चला जा रहा है। इन सब के बीच आरएसएस को मनाने की कोशिश भी नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब मात्र 1 महीने का वक्त बचा है नरेंद्र मोदी साहब के पास, क्योंकि उसके बाद कहा जा रहा है कि आरएसएस किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देगा। ये कौन 37 सांसद है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि अचानक से मोदी सरकार के रडार पर आ गए? और उनमें से सबसे पहला नंबर किसका लगने जा रहा है, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा ये जो पूरा देश की सियासत में क्या चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं। नाराजगी लोगों के मन में है और जो लोगों के मन की नाराजगी है उसे कोई भी राजनीतिक दल अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा, बीजेपी भी हो या कोई भी हो। अब उनके सहयोगी बागी क्यों हो रहे हैं वो भी दिखाता हूं। दरअसल एक पहले खबर थी चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात में पूरी डील हो गई है कि अब हम नमस्ते, यानी जो काम पहले जगदीप धनखड़ साहब करने जा रहे थे चंद्रबाबू नायडू के जरिए, अरविंद केजरीवाल के जरिए और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, वो काम अकेले अब चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के जरिए कर रहे हैं। अब सीधे सीधे कांटेक्ट हो गया है। खबर ये आई थी कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे की कई वजह है। पहली वजह यह थी कि 240 सीटें आने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब पर जो आरोप लगते थे उस आरोपों से वो मुक्त होना चाहते थे। उन पर आरोप लगते रहे कि उपराष्ट्रपति होते हुए भी वो लगातार नरेंद्र मोदी के सामने झुके रहे, हर एक बात वही कहते रहे जो नरेंद्र मोदी कहते रहे और तारीफ ज्यादा करते थे, जबकि कई चीजों पर आलोचना भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो तारीफ करते रहे। जब वो आते थे तो ऐसा महसूस होता था कि अगर मोदी शाह ना होते तो उपराष्ट्रपति ना बन पाते। वो बात सच भी है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद की अपनी एक गरिमा होती है। अगर मैं जगदीप धनखड़ साहब की कहूंगा तो उनकी अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी साहब के सामने, अमित शाह के सामने कैसे मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, झुकते हैं, खड़े रहते हैं, उनका। लेकिन उपराष्ट्रपति का एक अपना सम्मान होता है, लेकिन इस सम्मान को खूंटी पर टांगने का काम किया गया। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कई मुद्दों को उठाने लगे थे, जिसमें से किसानों का मुद्दा था महाभियोग का मसला, यानी जज से जुड़ा हुआ मसला, जिनके घर से जले हुए नोट बरामद हुए थे आग लगने के बाद। बहुत सारी चीजें थी और इन सब को लेकर नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनके तकरार हो रही थी। ये खबर खुद इंडिया टीवी ने दिखाई थी। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ साहब आउट हो जाते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। वजह स्वास्थ्य कारण बताए गए, वो बात अलग है, 21 जुलाई के बाद नजर नहीं आए। लेकिन अब कहा गया कि जगदीप धनखड़ साहब ने खुद चंद्रबाबू नायडू से कहा था कि आपको अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। इसके अलावा यही नहीं, अरविंद केजरीवाल से उससे पहले मुलाकात की और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हुई। यानी ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तक ये खबर पहुंच गई थी कि जगदीप धनखड़ साहब उनकी सरकार के खिलाफ पूरा प्रोग्राम सेट कर रहे हैं और इसी बीच इस्तीफा हो जाता है। लेकिन अब यह समझ में आया कि एक दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का एक चुनाव होता है, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ये हम सब ने देखा। मोदी जी अमित शाह को आगे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को यह पता लग गया है कि आरएसएस के वो दफ्तर गए थे, चौखट पर गए थे, बातचीत हुई थी। लेकिन उसके बाद भी मोहन भागवत का यह बयान कि जब आप 75 वर्ष के होते हैं तो 75 वर्ष पर बधाई नहीं विदाई का वक्त होता है, यह बयान किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी साहब के मुलाकात करने के बावजूद मोहन भागवत का है। इसके बाद बैटिंग की जा रही थी नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कि कैसे भी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसके लिए वो अमूमन जो बहुत गंभीर मुद्दे होते हैं जिन पर वो खुद लफ्फाजी करने आते थे, अमित शाह को भेजा जा रहा था। बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आरएसएस ने क्लियर कर दिया, ना मोदी ना शाह कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मोदी तो 75 वर्ष की वजह से और शाह तो बिल्कुल भी नहीं, ये क्लियर किया गया। अब इन सब के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी साहब ने यह दिखाने की कोशिश की कि आरएसएस को कि अगर मैं नहीं तो मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही सरकार को संभाल पाएंगे, बीजेपी को संभाल पाएंगे। आरएसएस की भी नजर गड़ी हुई थी कि देखते हैं क्या होता है। एक तरफ संजीव बालियान और दूसरी तरफ होते हैं
उसी बीजेपी पार्टी के राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान को अमित शाह सपोर्ट करते हैं। अमित शाह की वजह से नरेंद्र मोदी भी आते हैं, जेपी नड्डा भी आते हैं, कई बड़े चेहरे जो मोदी गुट के हैं वो संजीव बालियान को न केवल सपोर्ट करते हैं बल्कि उनके पक्ष में वोट भी कास्ट करते हैं। लेकिन तब तक खबर आती है कि विपक्ष ने पूरी तरह से राजीव प्रताप रूडी को अपना समर्थन दे दिया है। इसी बीच खबर यह थी कि आरएसएस ने कह दिया अपने समर्थित सांसदों से कि आपको राजीव प्रताप रूडी को वोट देना है, और बाद में पता लगा क्रॉस वोटिंग बीजेपी में ही हो गई है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के जो आरएसएस समर्थित सांसद है उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया और 100 से ज्यादा वोटों से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत जाते हैं। यानी पहला जो अग्नि परीक्षा थी अमित शाह की वो उसमें फेल होते हैं। अब इन 37 सांसदों पर नजर गड़ी हुई थी। इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू को लेकर यह खबर आ जाती है, जिस खबर में दावा किया जाता है चंद्रबाबू नायडू से मिले हुए हैं राहुल गांधी। वोटर लिस्ट पर विवाद के बीच आ गया नया दावा। अब नया दावा यह था कि चंद्रबाबू नायडू, जिनकी खुद की एक सरकार है, आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हैं, और चंद्रबाबू नायडू की हालत इस समय आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसी है कि अगर बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी दोनों की दोनों अगर सपोर्ट खींच भी लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं गिरेगी। हाँ, चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन मोदी सरकार से खींच ले तो खतरे के निशान पर आकर मोदी सरकार टिक जाएगी। लेकिन इन सब के बीच न केवल चंद्रबाबू नायडू बल्कि बीजेपी की नजर और भी सांसदों पर है। कौन कौन से, पहले मैं समझा देता हूं। तो 291 के आंकड़े पर आइए। ये 291 का आंकड़ा यह है कि 291 सांसद सरकार के साथ खड़े हैं। इनमें से अगर 240 सांसद हटा भी दिए जाए, क्योंकि वो खुद बीजेपी के शायद ना हटे, वैसे तो आरएसएस समर्थित सांसद साथ नहीं देंगे, फिर भी अब आइए 291 में से 16 सांसद, जैसे आंकड़ा मैं बताता चल रहा हूं तो समझते चलिएगा। इससे 37 सांसद आए कहां से? वो 37 सांसद क्या है, खबर क्या है, पहले देखिए क्या है ऑपरेशन 37। क्या रचा जा रहा है? कोई बड़ा षड्यंत्र, भ्रमित करना, धोखा देना और बांटना, जिसके हैं ये 3 गुप्त हथियार। राजनीतिक गलियारों में खलबली मची है। मिशन में निशाने पर कौन है? सत्ताधारी दल के 37 सांसद। ये 37 सांसदों का जिक्र जैसे ही आया, मैं अब आपको समझाता हूं कैसे। आप 291 में से अगर पहले चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के 16 सांसदों को अलग करते हैं तो यह आंकड़ा रह जाता 275। और जादुई आंकड़ा जिसे कहा जाता है, यानी बहुमत में सरकार बनाए रखने के लिए चाहिए होते हैं 272। तब भी 3 सांसद मोदी सरकार के पास होंगे, लेकिन डर बना रहेगा कब सरकार गिर जाए, कब गिर जाए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भरोसेमंद नजर नहीं आती। अब जरा 12 सांसद जेडीयू के अगर हटा लिए जाते हैं तो अल्पमत में आ जाएगी सरकार 263। लेकिन तब भी जुगाड़ करने में मोदी सरकार, वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाला हिसाब किताब है तो 7 है, तो 263 पर फिर भी एक 9 सांसदों का जुगाड़ कर लेंगे। ऐसा माना जाता है कि 9 सांसदों कर ले तो 272 हो जाए, ये हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होने जा रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ मसला ये नहीं है। अब 291 सांसदों में से हमने पहले हटाए थे 16 सांसद, उसके बाद 12 सांसद और हटाए, कुल मिलाकर 263। चिराग पासवान भी ज्यादा भरोसेमंद नजर नहीं आ रहे। माना जा रहा है कि 258 तब रह जाएगा। हाल ही में जगदीप धनखड़ साहब के साथ और सत्यपाल मलिक के साथ जो व्यवहार मोदी सरकार ने किया, उसको लेकर जाटों में नाराजगी है। जयंत चौधरी ये समझ रहे हैं कि हवा का रुख बदल चुका है और यही मौका है कि अब जाटों के नाम पर, क्योंकि पार्टी तो भाई जाटों की पार्टी है आरएलडी, जाटों के नाम पर सरकार से अलग हटा जाए और अलग हटकर कम से कम अपनी पार्टी को बचा लिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये देखिए 256 सांसदों का समर्थन केवल रह जाएगा। लेकिन उसमें से भी एक खबर यह है कि ज्यादातर सांसद जिन्होंने अभी क्रॉस वोटिंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, तो उन पर भी भरोसा नहीं है। यानी 100-150 विधायक माने जा रहे हैं, सांसद माने जा रहे हैं। 150 सांसद इस समय मोदी सरकार के साथ हैं और ऐसे सांसदों के साथ सत्ता में रहना बड़ा मुश्किल होगा। यानी 37 सांसदों के बागी होने की खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। मोदी जी परेशान है कि अपनी कुर्सी बचाऊं या सरकार बचाऊं, अपनी कुर्सी बचाकर प्रधानमंत्री बना रहा हूं या फिर अमित शाह के लिए अगर बैटिंग भी करता हूं तो सांसदों के जाने को पर कैसे रोकथाम करूं। नमस्कार।